हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी का। मेरा नाम है सुखदीप और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल द क्वेश्चन मार्क। सो दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास की शुरुआत कर रहे हैं। इससे भारतीय इतिहास की जो शुरुआत है वो हम प्राचीन हिस्ट्री से करने वाले हैं। प्राचीन हिस्ट्री में हम हिस्ट्री को इस प्रकार से पढ़ेंगे कि हम इसको पढ़ेंगे नहीं बल्कि हम याद करते हुए जाएंगे। देखो, उस चीज़ को पढ़ने का बेनिफिट ही क्या, जो याद ही ना हो, तो क्लास करने का बेनिफिट ही क्या हुआ। तो हम इस प्रकार से हिस्ट्री को पढ़ेंगे ताकि जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना और आपको सारी चीज़ें जो हैं वो याद होती जाएं, बिल्कुल ऐसे लहरदार आपके दिमाग में जो है कॉन्सेप्ट बनता जाए। तो आइए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा शुरू करते हैं भारतीय इतिहास की ओर। देखो, जो प्राचीन भारत का इतिहास है ना, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा प्राचीन भारतीय इतिहास की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, इसके स्रोत क्या हैं। सबसे पहला टॉपिक ये है, और स्रोतों से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने बहुत सारे एग्जाम्स में स्रोतों से क्वेश्चन जो हैं देखे होंगे। बात यह है कि स्रोत हैं क्या, मतलब ये जो स्रोत की हम बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। देखो, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आप बताओ कि चंद्रयान 3 अपने सफलतापूर्वक मिशन पर पहुंच गया, तो आप बोलोगे हाँ सर सही है। तो मुझे बताइए कि आपको ये कैसे पता चला चंद्रयान सफलतापूर्वक अपने पथ पर पहुंचा है, आपको कैसे पता चला। तो आप बोलोगे कि मैंने यूट्यूब पे देखा है या न्यूज़ में देखा है या किसी दोस्त ने बताया है। तो वो क्या हो गया, वो है आपका स्रोत। आपके दोस्त से पता चला है तो वो है आपका स्रोत। अगर आपको न्यूज़ में पता चला है तो आप न्यूज़ है आपका स्रोत। अगर आपने यूट्यूब पे देखा है तो वो है आपका स्रोत। ये होता है कि जानकारी का स्रोत कहाँ से है। तो वैसे ही प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, उसका स्रोत क्या है, ये होते हैं स्रोत। जो स्रोत है, स्रोतों को हम 3 भागों में बांटते हैं। देखिए, सबसे पहला जो भाग है ना, उसमें हम लेते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य है और दूसरा है साहित्यिक साक्ष्य। ठीक है, सबसे पहले पुरातात्विक साक्ष्य, फिर साहित्यिक साक्ष्य और फिर विदेशियों के वृत्तांत। 3 भागों में हम इनको बांटते हैं जो हमें स्रोत मिलते हैं भारतीय इतिहास के। पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, विदेशियों के वृत्तांत। ठीक है, अब पुरातात्विक साक्ष्य बोलते किसको हैं। देखो, पुरातात्विक साक्ष्य वो है जिसमें भवन, स्मारक, शिलालेख, सिक्के, जो भी जिसको फिजिकल चीज़ें बोल सकते हैं ना हम, जिसकी फिजिकल वैल्यू है कोई चीज़, तो उसको हम बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। जैसे सिक्के हैं, जैसे भवन हैं, अभिलेख हैं, ठीक है, और स्मारक हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बौद्ध धर्म के जो स्पूत हमें मिलते हैं वो, तो ये सब क्या हैं, ये हैं पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, और दूसरे क्या हैं, दूसरे हैं साहित्यिक साक्ष्य। अब साहित्यिक साक्ष्य कौन से हैं। साहित्यिक साक्ष्यों में आप देखते हो कि जैसे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हमारे इंडिया में लिखे गए वो सभी हैं साहित्यिक साक्ष्य। और तीसरा बड़ा स्रोत कौन सा है, विदेशियों के वृत्तांत है। तो वो भी अपनी तरफ से साहित्यिक, लेकिन वो हमारे इंडियन लोगों ने या भारतीय धार्मिक ग्रंथों में या भारतीय लोगों ने नहीं लिखे। जो बाहर से भारत में घूमने आए उन्होंने जो अपनी यात्रा के दौरान वृत्तांत दिए उसको हम बोलते हैं विदेशियों के वृत्तांत। तो हमने भारतीय इतिहास के स्रोतों को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहला कौन सा भाग है, पुरातात्विक साक्ष्य। कौन सा है पहला, पुरातात्विक साक्ष्य। दूसरा कौन सा है, ऐतिहासिक स्रोत। और तीसरा कौन सा है, विदेशियों के वृत्तांत। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पुरातात्विक साक्ष्य की। पुरातात्विक साक्ष्य में क्या किया जाता है। देखो, सबसे पहले तो अभिलेख और शिलालेख। देखो, आपने सुना होगा कि अशोक ने बहुत सारे अभिलेख और शिलालेख। अब अभिलेख और शिलालेख बोलते किसको हैं, सबसे पहले तो ये समझने की बात है। आपने आज भी देखा होगा कि नींव पत्थर जो रखते हैं, जब कोई सड़क बनती है, कोई भवन का निर्माण होता है, तो आज भी मंत्री जी क्या करते हैं, एक प्लेट होती है ग्रेनाइट की, और ग्रेनाइट की प्लेट पे क्या लिखा होता है कि ये सड़क का निर्माण फलाने फलाने मंत्री में इस तारीख को फलाने फलाने लोगों की सहायता से किया। तो वो ग्रेनाइट के पत्थर पे जो लिखा होता है, जो नींव पत्थर रखा जाता है ना, वही होता है क्या, शिलालेख, वही होता है। ठीक है, तो
तो शिलालेख क्या था? शिलालेख और अभिलेख जो है वो हमें मिलते हैं, जो उससे हमें जानकारी मिलती है इतिहास की, कि उस टाइम पे कौन से राजा ने कौन सा जो काम था करवाया था और कैसा स्ट्रक्चर था उस टाइम पे, उससे हमें। और उस अभिलेख और शिलालेख में कौन कौन से फेमस है? देखो, बोगजगोई का अभिलेख, बोगजगोई का अभिलेख है जो, इसको एशिया माइनर अभिलेख भी क्या बोला जाता है। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? देखो, बोगजगोई के अभिलेख से हमें मिलती है जानकारी, जो आर्या हैं, आर्या के ईरान से जो पूर्व की ओर आने के साक्ष्य मिलते हैं, आर्या के पूर्व की ओर। अब पूर्व की, ईरान से पूर्व की ओर जाओगे तो कौन सा देश मिलेगा? भारत। मतलब सीधी बात ये है इसमें कि आर्य लोगों के भारत की ओर आने के साक्ष्य मिलते हैं कौन से? बोगजगोई अभिलेख से। एशिया माइनर का अभिलेख भी बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? महास्थान तथा शाहगौरा का अभिलेख जो है, इसमें हमें चंद्रगुप्त दूसरे के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद मास्की तथा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। मास्की तथा गुर्जरा का अभिलेख जो है ये भी काफ़ी फेमस है। अशोक के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसमें पहली बार जो है अशोक का नाम लिखा हुआ हमें प्राप्त होता है, मास्की तथा गुर्जरा का अभिलेख। और नासिक का अभिलेख भी काफ़ी फेमस है। तो ये अभिलेख हो गए। उसके बाद है सिक्के। अब सिक्कों से क्या जानकारी मिलती है? सिक्कों से आपने बहुत बार ये बात सुनी होगी, आपने ग्रेजुएशन के दौरान भी जब हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें भी देखा होगा कि एक सिक्का मिलता है हमें जिस पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त की तस्वीर मिलती है, ठीक है। तो हमें पता चलता है ना कि समुद्रगुप्त वीणा बजाता है तो इसका मतलब वो काफ़ी म्यूज़िक में अच्छा होगा। तो वैसे ही सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में भी बहुत सारे सिक्के मिले हैं, तो उससे हमें क्या जानकारी मिलती है? सिंधु घाटी सभ्यता के सिक्कों से भी हमें ये जानकारी मिलती है कि उन लोगों का कल्चर कैसा था, वो लोग किन चीज़ों में विश्वास करते थे, और जो जिन चीज़ों में वो विश्वास करते थे, जिन चीज़ों को वो मानते थे, उसी की फ़ोटो वो कहाँ पे छापते थे? अपने सिक्कों पे। इस प्रकार से सिक्कों से भी हमें बहुमूल्य इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्कों के बारे में 2-3 फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए और ज़रूरी पता होनी चाहिए कि हिंद यूनानी जो थे, हिंद यूनानियों ने सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। आहत सिक्के उन्हें बोला जाता, सदोष जो शीशे को ढाल के मतलब जो बनाए जाते थे उसको बोलते थे आहत सिक्के, ठीक है। हिंद यूनानियों ने सबसे पहले जो हैं सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक है। उसके बाद जो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के हैं, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने लॉन्च किए थे या जारी किए थे। कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए और सबसे ज़्यादा मात्रा में मतलब बल्क में जो सिक्के जारी किए थे वो थे गुप्तों ने। गुप्तों ने सबसे ज़्यादा सिक्के, कुषाणों ने सबसे शुद्ध और सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानियों ने। तो 3 फैक्चुअल नॉलेज इसमें कौन कौन सी? सबसे पहले हिंद यूनानियों ने सबसे पहले सोने के सिक्के ढाले, दूसरे नंबर पे कुषाणों ने सबसे शुद्ध सोने के सिक्के बनाए और गुप्तों ने सबसे ज़्यादा मात्रा में सोने के सिक्के बनाए। शुद्ध नहीं थे लेकिन सबसे ज़्यादा बनाए, ठीक है। ये 3 सिक्कों के बारे में सिक्के हमें जानकारी देते हैं इतिहास के बारे में। फिर स्मारक और भवनों की बात कर लेते हैं। तो स्मारक और भवनों में स्तूप, जैसे बौद्ध धर्म में जो स्तूप थे वो स्तूप हमें बहुमूल्य इतिहास की जानकारी देते हैं। मंदिर, जैसे मंदिर की शैलियाँ थी, जैसे नागर, द्रविड़ और वेसर, वो हमें बताते हैं उस टाइम की साइंस, उस टाइम की साइंस कैसी थी, आर्ट एंड कल्चर कैसा था, उस बारे में हमें जानकारी देते हैं ये मंदिर कला जो है। फिर मूर्तियाँ और चित्रकला, मूर्तियाँ और चित्रकला हमें जैसे अजंता एलोरा बाग की जो गुफाएं हैं वहाँ से जो चित्रकलाएँ हमें मिली है वो इतिहास की हमें जानकारी देती हैं, ठीक है। तो ये हो गए पुरातात्विक साक्ष्य पूरे, ठीक है। कौन कौन से पुरातात्विक साक्ष्य में? सबसे पहले अभिलेख और शिलालेख, ठीक है। ये क्वेश्चन के रूप में आपको लिखने को मिल सकता है, तो याद रखिए सारी चीज़ें। कौन कौन से हो गए? अभिलेख और शिलालेख, ठीक है। दूसरा सिक्के, सिक्कों के बाद मूर्तिकला और अजंता एलोरा इनकी गुफाएं, ठीक है।
ये सारी और मूर्तियाँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो पुरातात्विक साक्ष्य में आ गई। अब बात कर लेते हैं ऐतिहासिक स्रोतों पर, ठीक है। ऐतिहासिक स्रोतों की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक स्रोतों में हमें देखो सबसे पहले तो ये 4 वेद ही आ जाते हैं, वहीं से तो कहानी स्टार्ट होती है। 4 वेदों में कौन कौन से वेद हैं आप जानते हैं, देखो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अर्थवेद है। ये 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, ठीक है। ये साहित्यिक साक्ष्यों में आपके आ गए, ठीक है। अब ऋग्वेद में हमें क्या है, ऋग्वेद में आप सभी जानते हैं कि मंत्रों का उल्लेख है, सामवेद म्यूज़िक से जुड़ा हुआ है, गायन कला से जुड़ा हुआ है, यजुर्वेद जो है ये जो आज का आप देखते हो ना योग का जो आप देखते हो और जितने भी ये चीज़ें इसमें देखते हो ये यजुर्वेद से निकलती है। और अर्थवेद मंत्रों का संग्रह है, जैसे जादू टोना वगैरह की बातें इसमें आपको मिलती हैं। तो ये 4 वेद आपके लिए साहित्यिक स्रोतों के रूप में काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर हम बौद्ध ग्रंथों की बात कर लेते हैं। इसमें बौद्ध ग्रंथ साहित्यिक स्रोतों में आ जाते हैं। बौद्ध ग्रंथों में कौन कौन से हैं, सबसे पहले त्रिपिटक निकाय, त्रिपिटक 3 ग्रंथ जैसे आप जानते हो उसमें, ठीक है। उसके बाद जातक कथाएं बौद्ध की थी, दीपवंश, महावंश और मिलिंद पन्नाहो, ये जो हैं ये साहित्यिक स्रोतों में हमें मिलते हैं। जैन ग्रंथों में हमें जो मिलते हैं ग्रंथ उसको हम आगम बोलते हैं, वो भी साहित्यिक स्रोतों का एक अच्छा जो है स्रोत है। और उसके बाद साहित्यिक स्रोतों में ये आ जाता है जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। देखो कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक अर्थशास्त्र का ग्रंथ नहीं था, एक्चुअल में वो एक राजनीतिक ग्रंथ था। एक राजा को कैसा होना चाहिए, उस राजा को अपनी प्रजा के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, उस राजा को अपने पूरे राजभाग को कैसे चलाना चाहिए, वो था एक राजनीतिक ग्रंथ था, लेकिन उसको बोला जाता है अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जिससे हमें उस टाइम का जो है सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन कैसा था उसके बारे में मशहूर जो है जानकारी मिलती है। फिर कलहण की राजतरंगिणी, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो जो संस्कृत है, संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है एक। तो कौन कौन से हो गए साहित्यिक स्रोतों में, देखो सबसे पहले क्या आ गया, सबसे पहले 4 वेद हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों में कौन कौन से हैं, त्रिपिटक, ठीक है, और जातक कथाएं। उसके बाद जैसे मिलिंद पन्नाहो और क्या था, दीपवंश, महावंश। ये याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा गया है पहले भी और हो सकता है आने वाले टाइम पे कि दीपवंश और महावंश किस धर्म के जो हैं ग्रंथ थे, ठीक है, ये पूछ सकता है आपको, इसको याद रखिएगा, ठीक है। और मिलिंद पन्नाहो, ठीक है। उसके बाद जैन धर्म के जो ग्रंथ थे आगम, ठीक है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के बारे में पूरी जानकारी देता है। कौन कौन सा जानकारी देगा उसमें, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और जो कल्चर था उनका, ठीक है, उसके बारे में। उसके बाद कलहण की राजतरंगिणी और पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत का व्याकरण ग्रंथ, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं विदेशियों के वृत्तांत की ओर। विदेशियों के वृत्तांत में हमें क्या क्या मिलता है, देखिए यूनानी लेखक सबसे पहले हमें मिलते हैं, ठीक है। 3 तरह के लेखक हमें मिलते हैं, विदेशियों के वृत्तांत मिलते हैं। देखो सबसे पहले कौन से विदेशी थे, जो यूनान के लेखक आए। देखो सबसे पहले हमारे जो राजनीतिक संबंध बने वो यूनान के लोगों से बने, तो यूनान के लेखक आए। और उसके बाद कौन से आए, चीन के लेखक, और उसके बाद अरब वाले आए, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले यूनान वालों को देख लेते हैं। यूनान वालों में कौन कौन से हैं, जैसे हेरोडेटस और टीसीएस जो थे। देखो हेरोडेटस जो है इसको तो इतिहास का पिता भी बोला जाता है, ठीक है, हेरोडेटस और टीसीएस। फिर मैग्स्थनीस भी हमारे जो है इंडिया की यात्रा करता है। इंडिका नाम की इसने बुक लिखी थी, काफ़ी मशहूर है और काफ़ी एग्ज़ाम में ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इंडिका जो बुक है वो उसका निर्माता कौन था या उसे लिखा किसने था, तो कौन था वो, मैग्स्थनीस, ठीक है।
तो हेरोडोटस इतिहास के पिता, मैक्सनीज ने इंडिका नाम की बुक लिखी, टालमी ने ज्योग्राफिका नाम की बुक लिखी। ये बुक्स से क्वेश्चन मिलान के लिए भी पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा हेरोडोटस इतिहास के पिता, मैक्सनीज ने इंडिका नाम की बुक लिखी, टालमी ने ज्योग्राफिका लिखी और प्लिनी ने नेचुरल हिस्टोरिका लिखी थी। ठीक है, ये जो हैं यूनान के लेखक हैं जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चीन के लेखकों की। चीन के लेखकों में 3 जो लेखक हैं वो काफ़ी जो हैं फेमस हैं। सबसे पहले फाहियान, ठीक है, फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग। ठीक है, जो फाहियान है, फाहियान जो है, फाहियान सबसे पहला चीनी यात्री था जिसने भारत की यात्रा की और भारत के बारे में पूरी जो है जितनी भी उससे हो पाई जानकारी दी। ठीक है, इसने एक बुक लिखी थी फो क्यू की। ठीक है, फो क्यू की। ठीक है, उसके बाद ह्वेनसांग आया। ये फाहियान जो है चंद्रगुप्त दूसरे के टाइम पे भारत की यात्रा करता है। इसको ऐसे याद रखना, फाहियान चंद्रगुप्त दूसरे के टाइम पे, फाहियान चंद्रगुप्त दूसरे के टाइम पे, बुक का नाम फो क्यू की। फाहियान चंद्रगुप्त दूसरे के टाइम पे, बुक का नाम फो क्यू की। ठीक है, उसके बाद ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के टाइम पर भारत की यात्रा की। ह्वेनसांग ने भी एक जो बुक लिखी थी वो बुक का नाम था सी यू की। ठीक है, ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के टाइम पे यात्रा की और उसकी बुक का नाम था सी यू की। फाहियान की बुक का नाम फो क्यू की, ह्वेनसांग की बुक का नाम हर्षवर्धन के टाइम पे सी यू की। ठीक है, उसके बाद इत्सिंग जो है, इत्सिंग ने 7th सेंचुरी में भारत की यात्रा की और नालंदा विश्वविद्यालय में ये काफ़ी टाइम तक रहा और इसने भारत के बारे में काफ़ी जानकारी दी। और जो तीसरे नंबर पर हम जो विदेशियों के वृत्तांत को शामिल करते हैं वो हैं अरब के लेखक। अरब के लेखकों में हम कौन कौन से लेते हैं? सबसे पहले है सुलेमान अरब का लेखक था जिसने सबसे पहले भारत की यात्रा की और इसने जो है देखिए पाल और प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी मिलती है इसके। उसके बाद अल-मसूदी आया, अल-मसूदी के बाद अल-बरूनी आया। ठीक है, अल-मसूदी राष्ट्रकूटों के बारे में हमें जानकारी देता है और अल-बरूनी हो जो किताब उल हिंद नाम की एक किताब लिखी जिसमें भारत की जो है जानकारी मिलती है। तो ये हो गई हमारी मोटी मोटी जानकारी जो हैं कि मतलब इतिहास की जानकारी हमें मिलती कहाँ से, एक्चुअल में इतिहास हमने लिखा कहाँ से, इसके बारे में ये जानकारी थी कि हिस्ट्री की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। तो देखो, सबसे पहले हिस्ट्री की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हिस्ट्री की जानकारी के हमारे 3 स्रोत थे। 3 स्रोत कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्रोत जो है वो है पुरातात्विक साक्ष्य। क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य पहला स्रोत ही क्यों? क्योंकि जब हमने गुफाएं देखी, जब हमने मंदिर देखे, जब हमने मतलब स्तूप देखे, जब हमने सिक्के देखे, तो हमने पुरातात्विक साक्ष्य से अंदाज़ा निकाला या स्रोतों से जानकारी इकट्ठा की कि भाई ये लोग महल कैसे बनाते थे, ये लोगों की गुफाएं कैसी थी, ये लोगों के सिक्के कैसे थे, ये लोगों के रहने का स्टाइल कैसा था, उससे हमने इतिहास की जानकारी निकाली। ठीक है, और शिलालेख क्या थे? अभी मैंने बताया जो नींव पत्थर रखे गए उस टाइम पे, किसी राजा ने कोई नींव पत्थर रखवाया तो आपने नाम गुदवाए कि भाई ये मैंने बनवाया है चीज़। ठीक है, तो वहाँ से हमें जानकारी मिली कि कौन सा राजा था, कौन सा काल था, कैसी स्ट्रक्चर था, उसके बारे में जानकारी मिली। उसके बाद ऐतिहासिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोतों में क्या क्या है? देखो, वेद हैं जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, उसके बारे में हमें जानकारी मिली। उसके बाद बौद्ध ग्रंथ, फिर जैन ग्रंथ, फिर उसके बाद कुछ ऐतिहासिक अलग से चीज़ें लिखी, जैसे इसे ऐतिहासिक में जैसे अर्थशास्त्र लिखा गया कौटिल्य द्वारा, उससे हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, और भी जो स्रोत थे, ये हो गए ऐतिहासिक स्रोत। तीसरा खंड इसमें ये आता है कि जिसमें आता है विदेशियों के वृत्तांत। विदेशियों के वृत्तांतों में भी 3 तरह के लेखक कौन कौन से? सबसे पहले लेखक वो जो यूनान के लेखक थे। ठीक है, यूनान के जैसे हेरोडोटस इतिहास के पिता। ठीक है, टालमी ने ज्योग्राफिका बुक लिखी और उसके बाद जो प्लिनी था नेचुरल हिस्टोरिका नाम की बुक, और मैगस्थनीज की इंडिका नाम की बुक मशहूर। ठीक है, उसके बाद ये हो गए यूनान के लेखक। फिर आए
अरब के लेखक, चीन के लेखक सॉरी, फिर चीन के लेखक आए। चीन में कौन कौन से? 3 मुख्य। कौन कौन से? सबसे पहले फाहियान, फाहियान के बाद ह्वेनसांग, फिर इत्सिंग। 3 लेखक कौन कौन से? फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग। जो फाहियान है, फाहियान ने एक फो क्यू की नाम की बुक लिखी, ठीक है, चंद्रगुप्त दूसरे के टाइम पर आया। उसके बाद आया ह्वेनसांग। ह्वेनसांग किसके टाइम पर आया? हर्षवर्धन के टाइम पर, और इसने सी यू की नाम की बुक लिखी। उसके बाद आया इत्सिंग। इत्सिंग ने कौन सी बुक लिखी थी? कौन सी बुक? इसकी बुक के बारे में थोड़ी जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन ये नालंदा विश्वविद्यालय में रहा और नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर इसने काफ़ी जानकारी भारत के बारे में दी, ठीक है। उसके बाद अरब के लेखकों की अगर हम बात करें तो अरब के लेखकों में सुलेमान आया, सुलेमान के बाद अल मसूदी आया, फिर अल बरूनी आया। ये थे भारतीय इतिहास के स्रोत और उनकी जानकारी। अब हम आगे बात करेंगे अगली वीडियो में कि भारतीय इतिहास शुरू कहाँ से होता है, जिसमें हम भारतीय इतिहास को बांटेंगे और उसके कितने खंडों में बांटा जाता है और शुरुआत करेंगे भारतीय इतिहास की। आप सभी ने ये वीडियो ध्यान से देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। थैंक यू।